आज हम देख रहे हैं इंडिया में कि कई मर्डर बच्चों ने कर दिए टीचर के, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चों ने सुसाइड स्कूल में ही कर लिया, कई बच्चों को सिर्फ डांट दिया टीचर ने तो उसने पूरा एक प्लान करके कुछ समय के बाद उसको गोली मार दी कि उसने बोला कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो एआई ने कहा कि आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, बट इवन देन आई कैन शेयर सम मेथड टू कमिट सुसाइड। उसमें 73% बच्चा सीरियस गलत जगह पर है। एक युवा जो उसके फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड है, पार्टीज, पब पार्टीज, नाइट आउट पूरी रात, अरे हम ना सुबह 6 बजे आए, तो वो सुन रहा है सुबह 6 बजे तक पार्टी होती है तो 8 लाख रुपए और दें, प्लस 8 लाख के साथ में वो कहीं स्टे कर रहा है, खा रहा है पी रहा है, उसके पे करें, प्लस 1 साल का स्ट्रेस। आपका जो बैच जो था बच्चे थे वो आगे चले गए और नए बच्चे आपके साथ में आ गए, तो वो डिप्रेशन स्ट्रेस भी तो आप फेस करोगे। तो यहाँ पर बच्चा सीरियस नहीं है। दूसरा एक बहुत प्यारी बच्ची जो 12th में थी और अचानक से जब मेरे पास आई तो वो ब्लीड कर रही थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैनल 24/7 में। और आज मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मुकुल शर्मा, जो कि वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं। उन्हें राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया है और आज उनकी आपसे मुलाकात कराएंगे, जानेंगे कि आजकल यूथ को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है यूथ के मन में, उनको टटोलेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, अगर बात करें, आज सोशल मीडिया का दौर है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल यूथ के माइंड में चल रही है, करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ड्रग्स, नशों को लेकर। तो क्या कुछ चल रहा है आजकल यूथ के मन में? आज से लगभग अगर हम 25 साल पहले के युवाओं को देखें तो 25 साल पहले हमारे पास 3, 4, 5 सेगमेंट हुआ करते थे कि बच्चे को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकिंग या बिजनेस ऐसा कुछ वर्क किया करता था। आज हमारे पास AI के टाइम पर और जेनजीज के बेसिक बैकग्राउंड पे और युवाओं के साथ 200 प्लस नए क्षेत्र आ गए हैं, जिसमें लड़का और लड़की जो युवा है वो 200 फील्ड में है इंडिया में। लेकिन पहले करियर नंबर 1 पे हुआ करता था, उसके साथ में मामा, चाचा, बुआ, पड़ोसी, नाना, नानी, दादा, दादी, सारे रिश्तेदार होते थे, सब होते थे। हाँ। और वो उसके पीछे था कि पढ़ाई के साथ साथ हमें संस्कार, सभ्यता और हमारे देश की संस्कृति भी आनी चाहिए। तो वो एक सीरियस एक मॉड्यूल था और उसके जो रिजल्ट थे वो ऑलमोस्ट 100% बहुत अच्छे हुआ करते थे। जो बच्चा अपने पिता को इनिशियल फेस में नहीं समझा, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल में बहुत रिगार्ड करता था कि नहीं। और मतलब एक ऐसा होता था ना कि 20-22 साल से के बाद कहीं गया, रहने लगा, तो समझता था कि जो पापा कहते थे सही था बिल्कुल। या उन लोग पैसे कमाए तो उसे लगा कि पापा के पैसे पे तो मैंने एंजॉय किया, अपने पैसे में तो रोटी ही चला सकता हूँ। हाँ। लेकिन आज का जो बच्चा जिस ब्रैकेट में है, जहाँ वो सोच रहा है, ऐसा नहीं वो सीरियस नहीं है। हाँ। आज का बच्चा भी सीरियस है, लेकिन लगभग जो सर्वे रिपोर्ट है हमारे IIPC की, उसमें 73% बच्चा सीरियस गलत जगह पर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अल्कोहल में बहुत सीरियस है, उसकी हैबिट पड़ गई है कि मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? उसको शरीर इतना डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन एक मार्केट बन गया है। एक युवा जो उसके फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड है, पार्टीज, पब पार्टीज, नाइट आउट पूरी रात, अरे हम ना सुबह 6 बजे आए, तो वो सुन रहा है सुबह 6 बजे तक पार्टी होती है। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। हाँ। ऐसा भी होता है। ऐसा क्या करते होंगे? और हमारे बचपन में वो हम परमात्मा, माता की चौकी और माता के स्पिरिचुअलिज्म ऐसा होता था, तब हम लोग पूरी रात जागते थे। हाँ। और साल में कभी एक बार हुआ, और बुआ, मामा, चाचा सब हुआ करते थे। हाँ। तो आजकल जो फैशन है, हाँ, जो जेनजीज का ये है कि अच्छा 6 बजे तक पार्टी होगी और फिर वो सो रहे हैं। और हुक्का हाँ, कोई चीज़ होती है, और अल्कोहल होता है, और उसमें ड्रग्स भी है। हाँ। तो वो सब ने वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीरियस है। अब आपके पास 24 घंटे ही हैं, आपके पास एक ही लाइफ है। आपके पास करियर में अगर आप फेल हो जाते हैं, युवा फेल होता है तो 1 साल और है। और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज ने, मेडिकल कॉलेज ने फेल का कुछ साल पहले ईयर बैक का कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर आप फेल हो गए हैं तो चलो दोबारा से ट्राई कर लो, थर्ड टाइम कर लो। फीस नहीं थी। अभी 10-15 साल से आप फेल हो रहे हो तो आप पूरी फीस दोबारा पे करें। तो एक बर्डन तो पेरेंट्स के ऊपर आया कि भैया तुम अगर 8 लाख की फीस आ रही है 1 साल की, तो 8 लाख रुपए और दें, प्लस 8 लाख के साथ में वो कहीं स्टे कर रहा है,
खा रहा है पी रहा है उसके पे करें, उसके पे करें। प्लस 1 साल का स्ट्रेस, आपका जो बैच था, बैच जो था, बच्चे थे वो आगे चले गए और नए बच्चे आपके साथ में आ गए, तो वो डिप्रेशन स्ट्रेस भी तो आप फेस करोगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चा सीरियस नहीं है कि मुझे कहाँ पर सीरियस होना है और कहाँ पे सीरियस नहीं होना है, बच्चे को नहीं मालूम है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि जब हम स्टोरी सुनाते हैं अपने दोस्तों में बैठ के, अपने सर्कल में बैठ के कि आज मैंने 6 बजे तक ये किया वो किया, वो मतलब लोगों को लगता है कि बहुत कूल है, कि लोग उसे ऐसे एडेप्ट करते हैं कि ये बहुत कूल है, अच्छा ये होता है वो होता है, सब चीज़ें होती है, मतलब वो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखते, जो मैंने नोटिस किया है। तो सर्कल में बैठ के अपनी स्टोरी बताना कि हमने शराब पी, हमने हुक्का पार्टी की और ये सब किया, वो बड़ा कूल लगता है शायद। वो जो एक तरह से जो बिगड़े हुए बच्चे हैं या बड़े घरों के बच्चे हैं, सॉरी टू से, कि जिनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक तरह से एक स्कैम काइंड ऑफ है कि वो उस जब रूम से जाएंगे अपने फ्रेंड को लेके, तो वहाँ पे एक फ्रेंड नहीं जाएगा, तो वो खुद बोलेंगे ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ममाज बॉय है, अरे इसके बस के नहीं है, ये नहीं जाएगा यार, ये पुअर पीपल, ऐसा कुछ बोलेगा कि उसको जो सुनेगा ना उसको खराब लगेगा, हर्ट होगा कि यार ये क्या बात है। और पहले क्या था कि हम भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की कहानियाँ या हमारे जो भी जिस भी हम अध्यात्म से आए, जिस रिलीजन से आए, जिस दिन से आए, तो उनको हम सुनते थे बार बार, मामा भी सुना रहे हैं, पापा भी सुना रहे हैं, माँ सुना रही है, नानी सुना रही है, तो हम बोलते थे हाँ ये बात पापा ने बताई थी। आज वही चीज़ नेगेटिव वे में हो रही है, पार्टीज, अल्कोहल, बाहर निकला तो उसका फ्रेंड बोला चल क्वार्टर लेके आते हैं, हॉस्टल में गया तो वहाँ किसी चुपचाप छुप के पी जा रही है, कुछ बोल रहे हैं कि अब वीकेंड आ गया है, अब हम बाहर जा सकते हैं, परमिशन है, तो हमारी कुछ पार्टीज़ है, रेव पार्टीज़ हो रही हैं या ऐसा कुछ पार्टीज़ होती थी। तो कंसिस्टेंट ब्रेन को अगर आप कुछ बोलते रहोगे, जैसे कंसिस्टेंट लगातार ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, और एप्पल दिखाओगे बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो वो मुंह से ए फॉर एप्पल प्रोनाउंस करने लगता है। सेम जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस कभी भी छोटे बच्चे का और बहुत बड़े व्यक्ति का अलग नहीं होता। लगातार कुछ आप दिखाओगे, अगर कोई भी फैशन आया, जैसे कुछ साल पहले, 30 साल पहले डेनिम की जीन्स आई तो लोगों ने पहनी, अभी आप मार्केट में जाएं और देखें कहीं कुछ 4-5 शोरूम में अगर आपको कोई जैकेट नज़र आ रही है, कोई कट, कोई नया, तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा कि अच्छा आज नहीं, आज तो मैं कुछ और लेने आया हूँ, बट नेक्स्ट टाइम अगली बार इसे लूँगा, ले लूँगा। तो यही एक थॉट प्रोसेस होता है जो कंसिस्टेंट लगातार ब्रेन में जाता है और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, जो माँ बाप और बच्चों के बीच के जो रिश्ते हैं, ये बड़े पहले से जो है बड़ा ममता वाला रिश्ता रहा है, और माँ बाप भी इस चीज़ को समझते थे और बच्चे भी समझते थे। आजकल किस तरह की कड़वाहट जो है माँ बाप और बच्चों के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि आप कई बच्चों की काउंसलिंग भी करते होंगे। हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और बच्चों की मम्मी की काउंसलिंग भी करते हैं और बच्चों के फादर की काउंसलिंग भी करते हैं बहुत सालों से। तो जो ये एक शब्द जो कि प्रेम से भरा है, वात्सल्य से भरा है, ममता, वो आज भी है। लेकिन ममता को दिखाने के लिए नवाब साहब, आपके पास समय होना चाहिए। अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हैं तो आपका समय होना चाहिए। व्हाट्सएप की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, एआई की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 70% समय ख़त्म हुआ है। 24 घंटे ही हैं। हाँ। और 27 साल पहले के जो रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्ड्स में ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट आया। पहले 10-12 बच्चे होते थे, उसके बाद बच्चे कम हुए, उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर 12-13 थे, हमारे फादर 7 थे, हम 3 भाई हैं और हमारे सबके एक बच्चा है। तो ये अब देख रहे हैं किस तरह से ये चल रहा है। तो उसमें जो पहले एक समय था कि ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट नहीं था, माँ बहुत क्वालिफाइड होती थी, उसके बाद भी कॉन्सेप्ट था कि पहली प्राथमिकता मैं घर चलाऊंगी, फैमिली चलाऊंगी। तो कुछ पुरुषों ने इस बात को नहीं माना, तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो, तुम्हारा काम क्या है, घर में बहुत काम होता है। हाउस वाइफ नहीं होती, हाउस मेकर होती है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा मिस कंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि हाउस वाइफ क्या करती है। अरे बहुत काम करती है हाउस वाइफ। एक महिला जो घर चला रही है, अगर मैं और आप अगर घर में रुक जाएं एक हफ्ते के लिए, जो इम्पॉसिबल है, और हमसे कहा जाए कि सारे काम करो, तो वी आर नॉट मैन मेकर, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ तो कर सकते हैं, काम चला लेंगे, बट जिस तरह से एक महिला काम करती है और काम करती थी, उस हिसाब से पुरुष नहीं कर सकता डेफिनेटली। लेकिन जब ये थॉट प्रोसेस आया तो इंडिया में लोगों ने अपनी बच्चियों को भी पढ़ाया लिखाया। हमारी किरण बेदी जी आई, फर्स्ट IPS ऑफिसर, और ऐसे बहुत सारे लड़कियां आई हैं। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं।
कोई भी फील्ड नहीं है, इवन समाज सेवा की फील्ड में भी देखें आप तो महिलाएं बहुत आगे हैं। तो 200 फील्ड, अगर आप ड्राइवर की बात करें, अगर आप ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसकी बात करें तो आंध्रा में और साउथ में बहुत सारी, इवन आजकल तो कैब ड्राइवर भी है, कैब ड्राइवर भी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो बंधन है उनको तोड़ा, वो आगे बढ़े। तो 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर महिला पीछे नहीं है। तो अब जब महिला काम करेगी, जब सुबह जाएगी, जैसे अभी देहरादून में तो कंफर्टेबल ऐसा है कि हम 9 बजे निकल जाएंगे, 10 बजे, लेकिन मेट्रोज़ में हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर क्या है कि कहीं कहीं पर, मैं किसी से कल मिला था तो उन्होंने बताया कि मुझे 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता है मेट्रो से। तो 2 घंटे इधर और 2 घंटे उधर, 4 घंटे, और 15 मिनट का बता रही हैं और है ऑटो से ऑफिस जाने का। तो मैं कल ही उनसे मिला तो 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे आप चाहे एसी में बैठे हैं मेट्रो में, लेकिन कहीं ना कहीं टिश्यूज़ टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप टायर्डनेस आ रही है। तो जिस तरीके से जो मेरा स्वयं का आंकलन है, अवलोकन है, उसमें जिस तरह की ममता, जिस तरह का समय माता पिता पहले दिया करते थे, आज नहीं दे पा रहे। पापा आए 10:30, अब 10 बजे अगर आप घर पहुंचेंगे तो आपका भी शरीर है, और शरीर की कहानी भी ये है कि शरीर जो पहले हुआ करते थे आज से 50 साल पहले, आज वो शरीर नहीं रहे। फूड हैबिट्स हमारी ख़राब हो गई, फूड हैबिट्स ख़राब हो गई हमारी, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है शरीर के अंदर, खाना भागते हुए कर रहे हैं। लगभग 64% केसेस में हमारे मेल जो लोग हैं वो लंच स्किप करते हैं। उसमें से 27-28% जो लोग हैं बाहर कुछ भी खा लेते हैं, बन मक्खन मंगा लिया, छोले चाउमीन, ये वो राजमा चावल मंगा लिया। और ये इंडस्ट्री राजमा चावल की जो स्ट्रीट फूड है ये बढ़ गई इंडिया के अंदर, इसीलिए कि यार और रोज राजमा चावल खा सकते हैं, राजमा चावल खा सकते हैं, कड़ी चावल खा सकते हैं, ऐसा हो गया। तो वो शरीर नहीं रहा। तो 11 बजे घर पे जाने के बाद कई बार ऐसा इतना गुस्से में व्यक्ति होता है कि वो चाहते हुए भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसकी इंटेंशन ख़राब है, फादर की, मदर की, पेरेंट्स की इंटेंशन बच्चों के लिए हमेशा ठीक थी और हमेशा ठीक है और हमेशा ठीक रहेगी कि मेरा बच्चा है, मेरा एक ही संपत्ति है, मेरी संपत्ति मेरा घर तो है नहीं, मेरी संपत्ति मेरे प्लॉट तो, गाड़ियाँ तो है नहीं, मेरी संपत्ति तो मेरे बच्चे हैं, मेरे संबंध हैं इन लोगों के साथ में, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट आया, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 19-20% युवाओं ने बच्चा ना पैदा करने की कसम खाई हुई है। और एक चीज़ और देखी है मैंने इसमें कि लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, और दादा दादी रहते नहीं है साथ में, बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चों को नहीं देख रही है। वो भी क्या हुआ कि एकल परिवार शुरू हो गए, लोगों को अपनी प्राइवेसी पे क्वेश्चन मार्क आया कि अरे जॉइंट फैमिलीज़ हैं, 5 फैमिली साथ में रहती हैं, 4 भाई साथ में रहते हैं, एक बुआ भी साथ में रहती हैं, जो कि पहले हुआ करता था और जो कुल मिला के सही था। और उसके बाद जब प्राइवेसी आई कि हम टीवी, एक ही टीवी था, कॉमन टीवी देख रहे हैं, तो हम पैसा कमाने लग गए, तो भैया हमें तो एकल परिवार चाहिए, अलग से चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे की जो देखभाल पहले जॉइंट रूप से, संयुक्त रूप से लोग कर लिया करते थे, आज अब पहले ऐसा भी होता था कि कोई बच्चा जा रहा है कहीं पे, अरे तो उसका बेटा है ना, यहाँ क्या कर रहा है, आज तुम कह के देखा किसी को। पहले ऐसा होता था कि पड़ोस का जो फादर है वो ताऊजी या मामा हुआ करता था, और आपको कहीं देख लिया उसने कि अरे भाई ये, अरे तुम उनके बेटे हो, जैसे आपने भी बोला नवाब साहब कि आप उनके बेटे हो, यहाँ कैसे घूम रहे हो, चलो घर चलो, और अरे चला जाऊँगा मैं, तो एक थप्पड़ लगा दिया। और अगर बच्चे ने घर पे जाके बोला कि ताऊजी मुझे मिले, 2 थप्पड़ उन्होंने लगा दिए, 2 थप्पड़ घर वाले ने पढ़ा, उनके बारे में बोला तुम वहाँ कर क्या रहे थे, सही किया तुम्हारा साथ जो किया। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है जिस पे हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, हम कोई नहीं है, उसके हिसाब से बच्चे को ऊंची आवाज़ में भी आप बात नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जब हम छोटे थे तो घर वाले कह के आते थे टीचर से कि माँ साहब का हड्डी हमारी, माँ साहब का हड्डी हमारी, बहुत बढ़िया बात थी ये पंच लाइन थी, ये गुरु मंत्र हुआ करता था। और टीचर की जो संपत्ति आज तक भी रही है ना, वो उसका बच्चा रहा है। तो उसने जब बच्चा उसका बाहर गया, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बना, और वो वापस लौट के कभी आया और किसी ने उसको लगा कि मेरे किसी ने पैर छुए, तो उसने बोला ये कौन, जैसे मैं जाता हूँ अपने स्कूल कि सर प्रणाम के चरण स्पर्श में, या प्रणाम, या तो बोले कौन हो तुम, कौन हो, कि मैं नवाब हूँ, सपोज नवाब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, मैं सर मुझे आपने ही पढ़ाया है। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा कौन से बैच में थे, कौन साथ में था।
तो उनकी संपत्ति, उनका पद्मश्री, उनका गोल्ड मेडल, उनका सब कुछ वो टॉक हुआ करती थी, वो छात्र हुआ करता था। और आज की रेट में आप देखोगे जब टीचर बच्चों से आज हम देख रहे हैं इंडिया में कि कई मर्डर बच्चों ने कर दिए टीचर के, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चों ने सुसाइड स्कूल में ही कर लिया, कई बच्चों को सिर्फ डांट दिया टीचर ने तो उसने पूरा एक प्लान करके कुछ समय के बाद उसको गोली मार दी, कहीं से अरेंज किया और उसको गोली मार दी। ऐसे इंडिया में केसेस आने लग गए। तो जब एक छात्र के थॉट प्रोसेस ऐसा है कि शिक्षक को, राष्ट्र को, किसी भी राष्ट्र को कौन चलाता है? शिक्षक की संपत्ति शिक्षा होती है, शिक्षा मिलती है बच्चे को और बच्चा परफॉर्म करता है। हमारा भविष्य कौन है? युवा। तो युवा को कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो जब वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे जो पिलर्स हैं उसके पीछे सबकी जिम्मेदारी है। समाज आगे नहीं आ रहा, समाज बोलता है नहीं भाई उसका बच्चा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे पास बिल्कुल नहीं। एकल फैमिलीज कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं। ऐसा नहीं कि उसके बेनिफिट नहीं है, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, बट वो फेल हो रही हैं। तीसरा, ओवरऑल बेनिफिट्स तो नहीं है उसके, ओवरऑल बेनिफिट नहीं है, ठीक। और तीसरा क्या है कि जो जिम्मेदारी एक टीचर को उठानी चाहिए थी, उठाना चाहता है, उसके हाथ पैर बांध दिए गए कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, आप डांटोगे नहीं, आप कुछ बोलोगे नहीं। और पेपर वर्क इतना बढ़ा दिया है स्कूल के अंदर कि टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि 30% पेपर वर्क करते रहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। जब मैं चाइना गया तो मैं एक मीटिंग में था और हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो सामने एक टीचर कॉफ़ी पीते हुए एक बच्चे को ब्राउनी खिला रही थी और बच्चा यूनिफॉर्म में था। तो मुझे लगा कि यार ये इससे बात करनी चाहिए। तो उनकी अपनी लैंग्वेज है और मेरे साथ एक बिजनेसमैन थी जोना, मैंने उसको बोला कि क्या हम बात कर सकते हैं इसके साथ? तो बोले हाँ सर कर सकते हैं। तो जोना से बात की गई उससे, टीचर से, तो उसने कहा कि ये बच्चा कंफर्टेबल नहीं था स्कूल के अंदर। अच्छा। मैंने अच्छा, तो मैं इसको ले गई प्रिंसिपल के पास और मैंने कहा कि मैम ये कंफर्टेबल नहीं है बच्चा अभी। तो बोले, बच्चे से बोले क्या चाहते हो? बोले मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। तो तुम्हारा क्या मन है? कि मुझे ब्राउनी खानी है। तो प्रिंसिपल ने कहा नवाब साहब कि इसको सामने लेके जाओ। स्टारबक्स था जिसमें हम लोग बैठे हुए थे चाइना में, गंजाऊ में, और वो वहाँ पर जाके इसको वहाँ पढ़ाओ। और वो ब्राउनी खाते हुए इतने बढ़िया सुन रहा था, सुन रहा था टीचर को। मैंने जैसा टेक्निक हमारे टाइम पर, भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर, राम के टाइम पर, त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में एक कॉन्सेप्ट सिस्टम था, प्रथा थी गुरुकुल की। बच्चा 8 साल 9 साल का हुआ, गुरुकुल जाओ, सुबह 4 बजे उठो, गंगा स्नान करो, वहाँ से वापस आओ, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, श्रमदान करो, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा आपको, चाहे जो भी ब्रेकफास्ट है वो करो, फिर आप पढ़ाई करो। एक सिस्टम था। और हमारे गौतम बुद्ध की बात करें या महात्मा गांधी जी की बात करें या भगवान कृष्ण की या राम की बात भी करें, तो उनके भी 50+ गुरु रहे, जहाँ से भी सीखा उनको गुरु बनाया। आज वो प्रथा खत्म हो गई, अब गुरु नहीं है। अब जब गुरु नहीं है तो उनको ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान कौन सा? एकेडमिक ज्ञान है, जीवन जीने का ज्ञान नहीं है। ना मामा सिखा पा रहा है, ना मामी सिखा पा रही है, ना मासी। कोई जो साइड वॉल्यूम था, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो कि पॉजिटिव थे, वो अब नहीं है। वो एक दोहा भी था कि गुरु बलिहारी दो खड़े, हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े, हाँ, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उसमें ये था कि गुरु कह रहे हैं कि मैं तो परमात्मा को जानता ही नहीं हूँ। मेरा जन्म हुआ और सबसे पहले मैंने डॉक्टर को देखा होगा शायद, और उसके बाद अगर मैंने किसी को देखा तो मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ थी या मेरे फादर थे, ऐसा कुछ था। और जो ज्ञान दिया मुझे, ए फॉर एप्पल का, का खा गा का ज्ञान दिया, घर का, माँ का, पापा का, जो भी ज्ञान दिया, जो बेसिक ज्ञान दिया, और मुझे बताया कि परमात्मा भी कोई होता है, खुदा भी कोई चीज़ होती है, वो गुरु ने बताया। तो मैं तो भैया गुरु को मानता हूँ कि अगर गुरु गोविंद खड़े हो गए तो मैं तो गुरु को चुन लूँगा। जो गुरु मुझे रास्ता दिखा देगा, चलने का दिखा देगा, तो मैं गुरु को चुन लूँगा। ये वो दोहा था। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि सोशल मीडिया ने यूथ को किस तरह से इम्पेक्ट किया है, उसके जो समय को लेकर, उसके माइंडसेट को लेकर, ठीक, और उसके कैरियर को लेकर। सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो ये बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा। बहुत बड़े कंपनी हैं जो इंडिया लेवल की नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। और उन्होंने ऐसा कुछ थॉट रहा होगा कि आने वाले समय में लोगों से नहीं मिलेंगे, फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, तो फेसबुक बना दिया, फेस, क्योंकि आप मिलोगे नहीं।
और लोग ये चाहेंगे कि मैं भी आगे रहूं, मुझे भी लोग सुने, मेरी भी वीडियो देखी जाए, मैं भी सुपर हीरो बनूं, मैं भी कुछ तो करूं लाइफ के अंदर। तो वो रील्स का कॉन्सेप्ट आया और बहुत सारे और सोशल प्लेटफॉर्म आए। तो आज का युवा ये जो बनाया गया पॉजिटिव था कि आप अपनी बात को रख सको, आप अच्छी बात को सीख सको। पॉपुलेशन बढ़ रही है, टीचर्स कुछ कम हो रहे हैं, हो सकता है कि एक ऐसा टाइम हो 11 बजे का टीचर आपको ना मिले, तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, आप उसको अगर जो भी डालोगे। तो जैसे हमारे 3 4 5 लोग हैं, तो हमारे फ़ोन के अंदर कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव भी हमें कुछ भेजता है तो मना कर देते हैं, प्लीज़ ये आज के बाद नहीं। लेकिन बाकी लोग आप देखो युवाओं के, तो वहाँ पर 80% नेगेटिव मिलेगा। उनको फ़ोन चाहिए, क्लास 6 में फ़ोन चाहिए, उनको पोर्नोग्राफी में जाना है, क्योंकि जो मीडिया है, जो नेट है, उसमें अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो उसको नेट को चलाने के लिए सोशल मीडिया वो एक कंपनी है, उस कंपनी को चलाने के लिए साइट से ऐड आते हैं, और ऐड में बहुत सारे चैलेंजिंग ऐड भी हैं। तो बहुत ईजी होता है किसी बच्चे का वहाँ मूव करना, जहाँ उसने मूव किया और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके लिए नया है, घुसता चला है वो उसमें 5 घंटे 6 घंटे, कई बार बच्चे आते हैं कि मैंने वो पोर्नोग्राफी में 5 घंटे 6 घंटे, मैंने 6 घंटे पोर्नोग्राफी में, मतलब ये क्या पॉइंट बनता है। तो वो सोशल मीडिया कुल मिला करके अगर आप ध्यान से देखें, गूगल को समझें, तो वो पॉजिटिव है। आपको स्कूल में अगर एक क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर एक ही है और टीचर 30 बच्चों को इक्वली पढ़ा रहा है, लेकिन एक बच्चा टॉप कर देता है, सेकंड टॉप कर देता है, और 2 बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर का रोल बहुत ज़्यादा ख़राब, चैलेंजिंग ना कभी रहा ना है। बच्चे का रोल ख़राब है कि उसका दिमाग वो सोशल मीडिया के अंदर है। तो जो डिप्रेशन के केसेस हैं, जो स्ट्रेस के केसेस हैं, और स्ट्रेस से डिप्रेशन जो डिसऑर्डर डेवलप हुआ, जिसको ठीक करने की संभावनाएं कम हो गई थी, उसका रूट कॉज सोशल मीडिया है। क्योंकि अगर आप 11 बजे सोशल मीडिया में बैठ गए चुपचाप छुप के, लगभग 17% बच्चे आज भी पूरी रात सोशल मीडिया पर रहते हैं, जहाँ पर मदर का कंट्रोल नहीं है, या मदर को पता नहीं है, फादर सपोज उसके आर्मी में है, उनकी मजबूरी है, या किसी और स्टेट में काम करते हैं, उनकी मजबूरी है। तो 17% युवा जो कि 12 साल से लेकर के लगभग 28 साल के बीच का है, वो पूरी रात सोशल मीडिया पर रहता है। अब नवाब साहब, आप ये बताओ मुझे कि अगर किसी को IAS ऑफिसर भी बनना हो, क्योंकि हमारा एक बचपन से माइंड कॉन्सेप्ट है कि IAS से बड़ा कुछ नहीं होता, तो कितने घंटे पढ़ना होता है उसको? तो क्या कर रहा है वो बाकी 12 घंटे वो नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जैसे किसी ने पूछा AI से, अभी सुसाइड केस है, उसने कहा अब्रॉड का केसेस है वो, इन इंडिया का केसेस है कि उसने बोला कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो AI ने कहा कि आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, बट इवन देन आई कैन शेयर सम मेथड टू कमिट सुसाइड। अब AI है वो, तो AI के पास अगर हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने बताया भैया मैं ह्यूमन तो हूँ नहीं, तो ये है सिस्टम, ये 5 7 8 तरीके हैं, और इस 8 तरीके से सुसाइड आप कर सकते हो। उसने एक को ऑप्ट किया, सुसाइड कर लिया, और वो मर गया। और पेरेंट्स ने उन AI पे मुकदमा किया, जो कि बड़ा मैटर बना इंडिया के लिए। पॉइंट यह है कि जो AI है वो AI भी पॉजिटिव है, लेकिन आप किसी व्यक्ति से कुछ पॉजिटिव बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव पूछोगे तो अगर वो व्यक्ति है और अच्छा व्यक्ति है तो वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, बट AI नहीं देगा, क्योंकि संवेदनाएं नहीं है AI के पास, इमोशंस नहीं है। इमोशंस तो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन नेचर, उसके पास नॉलेज स्टोर है लेकिन इमोशंस नहीं है। नॉलेज स्टोर है, आप नॉलेज दे सकते हो। तो युवाओं को एक्चुअली ये पता नहीं है कि उनको किस प्लेटफॉर्म से, किस सोशल मीडिया से कितना बात करना चाहिए और कितना पॉजिटिव लेना चाहिए, और नेगेटिव वहाँ से लेना ही नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो युवा लगभग 80% 87% भटके हुए हैं, इसलिए परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत छोटी बात पर सुसाइड कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मम्मी से बात नहीं करते, रूम बंद करके कई दिनों से रूम के अंदर रहते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, कई बार 112 को कॉल कर देते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत ख़राब हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, कई बार टीचर का मर्डर कर देते हैं, बाथरूम में छुप जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं कि बच्चा कहीं भी वो कंफर्टेबल नहीं है। कुछ स्टोरीज़ हैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, कुछ केसेस जिसमें आपने काउंसलिंग की हो, क्या समस्या रही? मैं एक सुसाइड केस पे काम कर रहा था, और उसमें जब बच्चे ने सुसाइड किया
तो उस सुसाइड केस में जब हमने ये पूछा उसके फादर से, जो कि हमारे इस शहर का केस है, कि आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो ट्यूशन्स कहाँ पढ़ता था, तो वो नहीं बता पाए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपका एक बच्चा है जो हैरानी वाली बात है। जो इस दुनिया में नहीं है। कितना दुख की बात है कि आपका एक बच्चा इस दुनिया में नहीं है, और उसके बारे में आपको ये नहीं पता है कि फ़िज़िक्स कहाँ पढ़ता था, केमिस्ट्री है। बोले हाँ, ये फ़िज़िक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री पढ़ता था। तो ओवरऑल जो बहुत सारे पॉइंट निकल के आए सामने, उसमें एक पॉइंट नज़र आया जो मुझे बहुत ख़राब लगा कि पुरुष का एक थॉट प्रोसेस ये बन गया है, मैं उसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, कि वो ये बोलता है मैं पैसे कमा तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, मैं पे कर तो रहा हूँ फीस, मैं ट्यूशन तो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बात आ गई कि आपका पैसा देना ही है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जो एक पिता का समय होता है, एक जो पिता को अपने बच्चे, जो बच्चा बेटा या बेटी अपने फादर से ही सीखेगा, मामा से नहीं, नाना से नहीं। नाना का अपना एक सेगमेंट है, मामा का अपना एक सेगमेंट है। ज़्यादा अच्छा हो सकता है मामा, माँ, दो माँ, लेकिन जो फादर सिखाएगा, जो फादर का स्पर्श है, जो फादर का ज्ञान है, जो उसका अनुभव है जीवन का, वो फादर से ही आएगा। तो वो समय नहीं दे पा रहा। तो समय ना देने से क्या हो रहा है कि बच्चा को नेगेटिव ज्ञान मिल रहा है, उसे लग रहा है मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, और मुझ पे एक प्रेशर है कि तुम्हारे ऊपर हम 40,000 रुपये महीना खर्च कर रहे हैं, तो तुम्हें 80% मार्क्स तो लाने ही चाहिए, मार्क्स नहीं आए तो सुसाइड कर लिया। तो ये एक केस मुझे काफ़ी हिलाया। दूसरा, एक बच्चे को जब मैं कॉल कर रहा था तो वो मुझे बोला कि मैं गुड़गांव में हूँ। तो मैं फॉलो अप करता रहा उसका, और लगभग 2 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा कि गुड़गांव में नहीं है, ये देहरादून में है। तो मैंने कहा कि ये गलत बात है, तुम देहरादून में ही हो। कि सर आपको कैसे पता? मुझे आइडिया लगा है, क्योंकि कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं कि तुम गुड़गांव में तो नहीं हो मतलब। तो फाइनली उसने बताया कि मैं यहाँ शहजादा रोड पर रहता हूँ एक घर के अंदर। तो मैंने उसका क्यों कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद माई पेरेंट्स, तो उनको छोड़ के मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो ये जब मैंने पेरेंट्स से बात की तो उनका कोई भी अच्छा कम्युनिकेशन बच्चे के साथ में नहीं है। डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर है कि आपको ये करना ही है, जबकि आज का बच्चा डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर में काम नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ एसोसिएट में करता है मिल के। आपको बच्चे को समझाना नहीं है, बच्चे को समझना है। तो जब बच्चों को आप नहीं समझोगे तो वो घर से निकल के कहीं भी जा कर के रूम लेके रहेगा। तो ये घटना भी बहुत ख़राब थी। तीसरी, ये कोई ऐसा केस जिसने मतलब अंदर तक हिला हो चीज़ों को? तीसरा, एक बहुत प्यारी बच्ची जो 12th में थी, और अचानक से जब मेरे पास आई तो वो ब्लीड कर रही थी। उसने अपने जो ब्लेड होता है उससे मेरे शरीर पे बहुत सारे, और उसके पीछे मेरे आसपास के लोग भी आए कि कौन बच्चा है, इतना खून निकल रहा है इसके। उसने इतनी सुंदर बच्ची, उसने हाथ में, पैर में, सब जगह पर अपने इतने गुस्से में मारा हुआ था। तो खैर उसको एडमिट कराया, बाद की कुछ टाँके भी लगे। और जब उससे हमने पूछा कि ये तुम इतनी प्यारी से क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मेरी जो मदर हैं वो मदर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। हालांकि उसके सामने हमने बोला कि ठीक है, माँ तो माँ ही होती है, टॉर्चर नहीं कहते, बट टॉर्चर किया। तो एक ही बेटी जो इतनी प्यारी है 12th में, जिसके मार्क्स 90% आ रहे हैं, टॉप किया उसने 10th में, तो ऐसा क्या चाहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में कि उसको इतना ख़राब लगता है कि वो उसको अपने आप को ब्लेड से काटना पड़ता है। तो इस तरह कुछ केसेस हमारे पास रहे जहाँ पर हम बिल्कुल हिल के रह गए कि यार ये क्या बात है, ये कौन सी पेरेंटिंग हो रही है, कौन सी परवरिश है, ये कौन से माता पिता हैं, ये इनकी संपत्ति आखिर है क्या, ये चाहते क्या हैं जीवन से। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, तुम्हारी बुआ की बेटी IAS बन गई है, तुम्हारे मामा का बड़ा बेटा बिजनेसमैन बन गया है, उसके मार्क्स 96% आए हैं। हमारे एक सुसाइड केस हुआ अभी देहरादून में, एक अधिकारी की बेटी ने 86% मार्क्स आने पर सुसाइड किया। तो उसके फादर का डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर था कि यू हैव टू गेट 90% मार्क्स। तो 90% मार्क्स उसके नवाब साहब नहीं आए, तो 86% में उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, है ना। अब आप मुझे बताओ कि 86% मार्क्स और 90% में डिफरेंस क्या है? 4% का। अब आप रोते रहो, बच्चे को लेके चले गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आती कि आप उनको टाइम भी नहीं देते हो बच्चों को, ठीक, उनसे उम्मीद भी करते हो कि वो ये करे और वो करे, ऑर्डर्स चलते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगी गृहस्थी? मतलब एक मैनेजमेंट है। देखिए, इंटेंशन की बात करें किसी की भी, पूरा समाज की जो दशा और दिशा है
वो बहुत ख़राब है। जब एक उड़ता पंजाब हुआ करता था, आज उड़ता उत्तराखंड है। हर तरीके से देखें आप, संबंधों की तो बैंड बजी हुई है। संबंध की कोई भी मैरिटल, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, कोर्ट केसेस देखें, पति पत्नी के संबंध देखें, उससे पहले के संबंध देखें, लिव इन रिलेशनशिप देखें, सरकार की तो उसमें दखल अंदाजी है, जो सही और गलत दोनों है, उसको देखें। डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, डिसऑर्डर केसेस देखें, एंजाइटी केसेस देखें। WHO पिछले 10 साल से जो हमेशा हर साल पंचलाइन चेंज करता है, उसने चेंज नहीं की। लेट्स टॉक, वो कह रहा है पूरे विश्व से कि बात करें। क्यों कह रहा है? कि उसका रिसर्च ये है कि हम आपस में बात नहीं करते, शेयर नहीं करते। बंदा ऑफिस से निकला, ऑफिस के लोग कह रहे हैं सही था, ठीक था, बढ़िया था, कभी कुछ शेयर नहीं किया, और जाके झुल गया। शेयर ही नहीं कर रहा बंदा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। जब मेरा दोस्त एक कार लेके निकलता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, मुझे निकाल दिया गया। मतलब आजकल लोग अपनी जो भावनाएं हैं, जो पहले व्यक्त नहीं करते। जो एक हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर हुए IPS, उन्होंने किताब लिखी है इतनी सी बात। तो उस किताब का जो पूरा थीम है वो ये है कि दो दोस्त जो बचपन से बड़े हुए और बचपन से एक गाया करता था और एक बजाया करता था, और उनको 25 पैसे 30 पैसे मिल जाया करते थे, और उस पैसे से वो मस्ती क्या करते थे बहुत सारी पर्सनल। और जब उनकी शादी हुई तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग से मुकदमे शुरू हुए, और मुकदमे होते 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 कोई चिड़िया भी अगर उड़ रही है वहाँ से और कुछ गिर गया उसके घर में तो वो आपकी वजह से गिरा। इस तरह की कहानियाँ हैं, बहुत बढ़िया। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। और सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी एज 90 ईयर्स है तो दोनों बाहर बैठे हुए हैं, और दोनों कह रहे हैं यार पूरी लाइफ ख़राब कर ली हमने, हम दोस्त हुआ करते थे, हम शेयरिंग करते थे, और कुछ नहीं बचा। तो कह रहा तूने उस दिन डंडा फेंक के मारा था ना मुझे। बोले भाई मैंने नहीं मारा, डंडा फेंक के तुझे क्यों मारूंगा, और मैंने मारा तो मैं दोस्त हूँ, मैं मार सकता हूँ। तो बोले यार बात तो सही है। दोनों सुप्रीम कोर्ट में वापस गए, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ ये मुकदमेबाजी आप ख़त्म कर दो, हम वापस से दोस्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इतनी सी बात, लोग बहुत छोटी छोटी बातों को सहन नहीं करना चाहते। जरा जरा सी बातों पे, अरे सामने वाली कोई समस्या हो सकती है, सामने वाला क्या सोच रहा है आप वो नहीं सोच रहे हो। आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे से बात करें, क्यों करे? हम NGO में जाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर आएँ और डांस करें, हमसे अच्छे से बात करें। नहीं करेंगे, उसका मन नहीं है बात करने का। आप घर जाओ, आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ पानी का गिलास लेके आए, क्यों लेके आए? आप जाके ले लो उस दिन, अगर आज गिलास पानी नहीं मिला तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। कुल मिला करके हम लोगों को समझाना चाहते हैं, लोगों को समझना नहीं चाहते। अच्छा, ये अफेयर्स की भी बात आपने कही है और पोर्नोग्राफी की भी बात हुई है, आपने कही है, तो पोर्नोग्राफी और अफेयर्स का कोई रिलेशन है? देखिए, जो प्री मैरिज है उसमें बड़ी परसेंटेज में, नवाब साहब अगर आप देखें, जो बच्चे आजकल 12-13 साल में प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, तो 12 साल में क्या अकल होगी कि वो प्रेम संबंध करेगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, बहुत सारे पॉइंट पे तो मुझे और आपको अकल नहीं है आज तक। हमें 45 साल का हूँ, आप अराउंड 30 होंगे, हमें बहुत सारे पॉइंट पे अकल नहीं है। हम भी कई बार आपसे पूछते हैं, आप हमसे पूछते हो, हम लोगों से पूछते हैं कि इस मैटर पे क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा जेंजीज है, जो 20-22 साल तक का है, उसको प्रेम संबंध की अकल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम तो आदमी किसी से कर ही नहीं सकता। प्रेम तो आदमी स्वयं से कर सकता है या परमात्मा से कर सकता है, दैट्स इट। मीराबाई अब नहीं हो सकती, ठीक है। भगवान कृष्ण वाले प्रेम बहुत परफेक्टली, संभावनाएं कम है कि हों। खुदा से प्रेम करने वाले लोग कम मिलेंगे आपको। तो उसका जो पूरा रिसर्च है मेरा, वो ये है कि बेहोशी का प्रेम, बेहोशी की ज़िंदगी, बेहोशी की शादी, बेहोशी के बच्चे, एंड फाइनली बेहोशी की ज़िंदगी। आप एक बेहोश थे, आपको लाइफ के बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि अगर वो प्रेम है तो रिवेंज नहीं आएगा। अगर वो जा रहा है, भगवान कृष्ण ने जब कहा राधा से कि मैं जा रहा हूँ, तो राधा जी ने कुछ भी नहीं कहा कि आपका मन आप जाइए। दैट वाज प्रेम, वात्सल्य, वो प्रेम था। आजकल अगर आप ये बोल दो कि मैं जा रहा हूँ तो आप में मुकदमा हो जाएगा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो रिलेशनशिप को, लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप थाने को इन्फॉर्म करें और साथ में रहें, अगर 18+ और 21+ के आप हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी परसेंटेज के अंदर कि कोई प्रेम संबंध प्री मैरिज
जो प्रेम संबंध है वो सक्सेसफुल हो रहा है इंडिया में। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में लव मैरिज ज़्यादा हो रही हैं और उसी रेशो से डाइवोर्स केस हो रहे हैं। अगर आप हमारी इंडिया की बात करो तो हमारी इंडिया में जन्मपत्री का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ गुणसूत्र का कॉन्सेप्ट है, हम सब मिलाते हैं, माता पिता उनको करते हैं, पूरा दिन शादी का सारे फंक्शन होते हैं, जितने भी तरह की शादियाँ होती हैं भगवान को संज्ञान लेते हुए उनकी प्रेजेंस में, और जितने भी देवी देवता उनके प्रेजेंस में सब कुछ ठीक होता है, सब आशीर्वाद ठीक से होता है, लेकिन उसी रेशो में डाइवोर्स केस होते हैं। तो कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क है, कुछ गड़बड़ है। तो विचारों दो लोगों के विचारों का मिलना बहुत टफ हो गया है, दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं, तो वो लोग सड़क पे आकर के लड़ रहे हैं, वो डाइवोर्स केस पे जा रहे हैं। नंबर ऑफ केस की अगर आप बात करें देहरादून में, पूरी इंडिया में जो सिटी है, तो एवरेज 100 केस पर डे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। 100 केस पर डे, एवरेज 100 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी बुरी स्थिति है। तो ये हमारी इंडिया है, ये हमारी इंडिया में सब कुछ चल रहा है, तो समझदारी नहीं। तो मैरिटल अफेयर्स की वजह से भी डाइवोर्स केस पड़े हैं? मैरिटल अफेयर देखिए ऐसा है ना, आपको किसी व्यक्ति के साथ में पूरी ज़िंदगी रहना है, आपको अपने स्पाउस के साथ में रहना है, लेकिन उसकी कोई ऐसी बातें 2-4 साल आपको अच्छी लगी कि अच्छा गाता है, अच्छा घुमाता है, अच्छी बातें करता है, क्योंकि मैरिज से पहले सब अच्छी बातें ही करते हैं, क्योंकि आपको घंटे 2 घंटे मिलना होता है। मैडम आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्यारी हैं, आपके बाल अच्छे हैं, आपका शरीर अच्छा है, आप बहुत प्यारा बोलती हैं, बाबू और पता नहीं क्या क्या, हनी, और ये सब शुरू हो जाता है। तो अगर मुझे कोई बाबू या हनी या सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, आपने पूरे दिन क्या किया, और जब मैं मिल रहा हूँ तो मुझे गिफ्ट दिया है, गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगा यही लाइफ है। और लाइफ तो ये होती नहीं। मैरिज के बाद तो टॉवल बंदा उठा के बेडरूम में डाल ही देता है, तब मालूम पड़ता है कि ये बंदा वो नहीं है, ये या फिर ये बंदा वो नहीं था। तो उसके साथ में रहना पॉसिबल। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे रील्स होती है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं, जिस तरह से उसमें लड़के लड़की दिखाते हैं अफेयर्स को लेके, प्यार को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को लेके, जो आजकल एक मतलब फिक्शन है, ठीक। और उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि औरतें और महिलाओं को या हस्बैंड को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए रियल लाइफ में, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है। मुझे आपकी बात सही है, इसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूँ कि मैरिज के बारे में जो पूरा जो एक थॉट है कि मेट फॉर ईच अदर वाला कॉन्सेप्ट है, कि तुम्हारे बिना बोले मैं समझ जाऊँ, कि तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुमसे आगे चलूँ कि मेरा स्पाउस का क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली बात है, और ये अंडरस्टैंडिंग मैरिज से, जो लव मैरिज के सीन हैं जो लगभग 60% हो गए हैं अब इंडिया में, तो वो मैरिज से पहले आपको कई बार डिस्कस कर लेना चाहिए। जो मैरिज वाले मैटर हमारे पास आते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग में, तो उसका रेशो बहुत कम है। मैरिज में एक बंदा अगर मेहंदी की बात करें तो अगर वो 50,000 की मेहंदी लग रही है और मेहंदी वाला बोले कि नहीं इसको 70,000 होगा खर्चा, तो 20,000 बढ़ा लेगा। लेकिन प्री मैरिज काउंसलिंग में कि मैरिज है क्या, शादी एक्चुअली है क्या, उसके लिए 20,000 खर्च नहीं करेगा बैंड वाले को, ताकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच हो। हाँ, अगर हम जब प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए 10,000 में से एक बंदा पहुंचता है हमारे पास, जो रेशो क्या है 0.001%, जो कि बहुत कम है। वो नहीं जाना चाहता किसी काउंसलर के पास कि मैरिज क्या है, जो उसने देखा है कि वही घोड़े पे बैठना है और मुझे मस्ती करनी है। लड़की के मन में ये होता है कि अरे एक राजकुमार मेरे जीवन में आएगा और मैं एक राजकुमार की तरह मुझे रखेगा, तो वो सब वेग है, फेक है एक्चुअली। तो उन लोगों में बाद में जो चीज़ें होती हैं, जब प्रैक्टिकली सामने देखने को मिलती हैं, तो उसमें 1% भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाते चीज़ें। इसलिए वो मैरिज का फिर वो उनको एक मन में अगर सेटअप हो गया ना कि मुझे इसी से प्यार करना है, तो वो सेटअप हो गया, पापा से लड़ लिए, मम्मी से लड़ लिए, समाज से लड़ लिए, भाग गए, कोर्ट में शादी कर ली। और फिर अगर ये सेटअप बन गया कि वो एक साथ में नहीं रहना, तो पापा की भी नहीं सुननी, मम्मी की नहीं सुननी, फिर रहना ही नहीं। अच्छा, नशे ने कैसे ज़िंदगी को बर्बाद किया है? देखिए यहाँ और किस तरह के नशे देखने को मिल रहे हैं? आप देखिए LSD हमारे पास बियर से शुरू हुआ, या स्मोक से शुरू हुआ, या शराब की बात करें, उसके बाद ड्रग्स, बहुत सारे और ड्रग्स आए, केमिकल आए, मेन काइंड आए, उसके बाद LSD आया। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल से LSD
जो हमारे दूर तक उत्तराखंड में नहीं था वो भी आ गया हमारे पास, उसके केसेस भी आ गए LSD के और बिक रहा है। और बड़ी मज़े की बात ये है कि इनका जो नेटवर्क है ना वो इतना सॉलिड है कि मेरे पास एक बच्चा श्रीनगर से आया था और वो सीधा उतर के बस से मेरे पास आया और मैंने ऐसे उसको बोला बात करते करते कहाँ से मिलती है, तो 10 रुपये लिए उसने मुझसे और घंटाघर पे गया वो बाहर और उसने किसी ऑटो वाले को 10 रुपये दिए और उसने नंबर बता दिया। तो ये इसकी जो स्पीड है हर साल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे 38-39 इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज में देहरादून में लगभग 90% बच्चा बाहर का है। हमारे यूपी का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, दिल्ली का है और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट का बहुत बच्चा यहाँ पढ़ता है। तो पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, लोकल गार्जियन नहीं है, और जो स्कैम एंड स्कैंडल के सरगना हैं उनका ये टारगेट होता है कि अब इसको उन्होंने तो बेचना है, उनके पास तो बहुत बड़े पैसे बनाने होते हैं, तो वो इजीली उसको टारगेट कर लेते हैं कि जब वो फेल हो गया, डिप्रेशन में आ गया, या किसी यूनिट में फेल हो गया, या ब्रेकअप हो गया, या उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर लिया तो वो परेशान हो गया, तो कहीं ना कहीं वो उसको, जो लोग अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके थ्रू वो उसको कर लेते हैं। या जो बाहर बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल कॉलेज के बाहर बेच रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट का लॉ है कि 1 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए, बट बिक रहा है, आपको पता है सब जगह बिक रहा है। तो वहाँ पर वो जो सिगरेट देता है तभी बंदा बोल देता है कि सिगरेट क्यों पी रहे हो, जस्ट गो फॉर जॉइंट ले लो, तो उसके माइंड में डाल रहा है धीरे धीरे करके। तो नशा लगभग 30% की रेशो से हर साल हमारे उत्तराखंड में बढ़ रहा है। और बाहर से LSD आ रहा है, LSD बाहर से आकर के यहाँ पर लोग LSD भी ले रहे हैं और 3 दिन तक बस बेड पे पड़े और जीवन का वो कहते हैं कि ये नरक। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा होता है। लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जो पुलिस है उत्तराखंड की, उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है, उनके अपने बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी मानवता को समझते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि ये रुक क्यों नहीं पाया। और जब बहुत बड़े अधिकारी हमसे पूछते हैं कि इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सर आप लोग सिर्फ गिरफ्तार कर रहे हो। उनके पास क्या होता है, गिरफ्तार कर देते हैं, क्योंकि पुलिस पे काम बहुत है। अगर एक गाय भी बाहर बैठी है तो 112 को कॉल आता है। तो पुलिस ऐसा नहीं कि पुलिस काम करना नहीं चाहती, काम करती भी है, पुलिस की नौकरी अब 24 घंटे की हो गई है। लेकिन जो बाकी चीज़ों की हेल्प लेनी चाहिए, जर्नलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की लेनी चाहिए, काउंसलर्स की, मनोवैज्ञानिक की, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, वो हेल्प में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। गिरफ्तार करके भेज देना, उत्तराखंड जेल का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास रहा है। 2024 में हमने वहाँ काम किया और हमने 1,07,000 युवाओं को पूरे उत्तराखंड में शपथ दिलाई कि ना ड्रग्स लेंगे ना लेने देंगे। तो उसमें हमने देखा कि वो जो बच्चे को जेल भेज देती है पुलिस, वो मुख्य धारा से हट जाता है। जब जेल में पहुंचता है वो, तो जेल में उसको उस जैसे और मिल जाते हैं अपराधी, कुछ अपराधी होते हैं और कुछ उसमें एक्सीडेंटल होते हैं। तो बोलता है तो ये क्यों लेके आया कि मैं ड्रग्स में था, तो ड्रग्स क्यों लेता है, तो LSD ले। तो उसको जो बच्चा एक छोटा ज्ञान रखता था उसको बड़ा ज्ञान, अब उसको बड़ा ज्ञान मिल गया। तो बाहर निकल के जब वो वापस आता है तो इंडिया बहुत छोटा सा है, देहरादून बहुत छोटा सा है, वो लोग कहते हैं जेल में था। तो जब वो जेल में था तो मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं पाता। तो मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा तो अब उसे खाना तो खाना ही है, तो क्या करेगा, वापस से वही करेगा। तो लगभग 7-8% वो लोग जेल में हैं जिनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने चैन स्नैचिंग करी या फिर से ड्रग्स में गए और वापस जेल चले गए, चोरी करी उसमें चले गए। और लगभग 50% का वो आंकड़ा है जिन्होंने अपना शहर छोड़ दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्रग्स के जो पैटलर्स हैं वो लोकल नहीं हैं, बाहर के, और जो बाहर हैं वो यहाँ के हैं, क्योंकि वो क्या करें, उन्हें जीना तो है ही और सोच बड़ी है नहीं, शिक्षा है नहीं, तो वो बाहर चले जाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग, हमने ये पूरा एक सर्वे किया और हमने इसकी रिपोर्ट भी सबमिट की। 600 युवाओं पे सर्वे किया जो जेल में थे और बाहर थे, और हमने करीब 17 युवाओं को वापस आने के बाद जेल से मुख्य धारा में जोड़ा। हमने उनको कुछ कंपनीज़ में सिटकुल में जॉब कराई। समाओ वो बहुत लोग वापस आने के बाद भी वापस जेल से निकलने के बाद वो जेल के लोगों से या जेल में जो विजिट करते हैं उनसे कनेक्ट होना नहीं चाहता। उसे शर्म लगती है कि मैं इनसे जेल में मिला था, वो अपने आप मन में बना लेता है कि ये नहीं बोलो। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे आज का युवा
कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, IAS बनना है, IPS बनना है या सरकारी नौकरी करनी है, तो हमें तो ऊपर से क्या दिखता है, और आप लोग जब इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आगे ये नौकरियां मायने रखेंगी? देखिए, अभी जो युवा है, अभी का जो युवा है, वो युवा ये चाहता है कि मैं अपना सपना पूरा करूं, राष्ट्र का सपना पूरा करूं, IAS बनूं, IPS बनूं। लेकिन जो इनोवेटिव क्रिएटिव बच्चा है वो IAS IPS नहीं बनना चाहता, वो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं हूँ। और जिनके घर में ही एक सीनियर IAS IPS ऑफिसर हैं, उनका भी मेरा स्वयं का व्यक्तिगत आंकलन है, कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है, कि लगभग 40% वो बच्चा भी अपने पापा की तरह, मम्मी की तरह IAS IPS नहीं बनना चाहता। अब वो क्यों नहीं बनना चाहता, आप समझते हैं कि समय नहीं दे पा रहे हैं, वो बहुत बिजी हैं, उस तरह का ममता वात्सल्य नहीं मिला होगा, बहुत सारी बातें रही होंगी, उसने फेस की है। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा फोकस, आज का बच्चे का फोकस है लाइफस्टाइल। गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, फ्लैट भी चाहिए, घूमना भी है, ब्रांड भी चाहिए। उसे ब्रांड से कम तो वो बात ही नहीं करता। आईफोन चाहिए, बड़े फ़ोन चाहिए उसके पास, और लैपटॉप भी चाहिए, घूमना भी है, पैसा। तो इन जो इस तरह की जो हमारी जो नौकरियां हैं IAS IPS की, वो मेरा जो सोचना है उसमें बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं है और काम बहुत है। तो जब बच्चा ये देख रहा है कि मेरे फादर या मेरे मामा चाचा या कोई IAS IPS में बहुत काम है और पैसा भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए है, तो ऐसा तो ये तो मैं ऐसे ही बना लूँगा। मेरे पास एक बच्चा है 11वीं क्लास का, जो 11वीं क्लास में है, और वो मुझे अभी 2 महीने पहले मिला, और वो ऑलमोस्ट आज की डेट में शाम को 3-4 घंटे काम करके 5 लाख रुपये बना रहा है। तो आप बताओ कि 5 लाख रुपए जब वो 11th का बच्चा बना रहा है, तो IAS IPS क्यों बनेगा वो? तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो बहुत बच्चे ईमानदार, कर्मठ, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहेंगे, जो हमारे देश के तिरंगा होंगे, राष्ट्रगान होंगे, वो बच्चे, उस तरह के थॉट के बच्चे ये बनेंगे। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि वो इस फील्ड में जाएंगे। वो अब्रॉड जाएंगे, वो पैसा कमाएंगे, उनके बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाईटेक हो गया, हाई टच हो गया, उस पर काम करेंगे। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप माँ बाप को, यूथ को, समाज को? बहुत हृदय से और अपने 20 साल के अनुभव से मैं आप सभी से, जो इस चैनल को HNN इस बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अध्ययन करने के बाद इस पॉडकास्ट को आप लोग सुन रहे हो, तो मेरा ये व्यक्तिगत आप लोगों से हाथ जोड़कर और आपको ये एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि आपकी जो संपत्ति है वो आपका बच्चा है। और जब मैंने उन माता पिताओं को देखा है, उनकी आंखों में वो आंसू देखे हैं, वो दर्द देखा है जब उन्होंने डेड बॉडी देखी है अपने बच्चों की, और मैंने उन बच्चों को भी देखा है जिन्होंने कोविड में अपने पिताजी को और अपने घर के लोगों की डेड बॉडी को बाहर छोड़ दिया था, और हमने फिर वो क्रियाक्रम किए उनके। तो आपकी संपत्ति जो है आपका बच्चा है, घर नहीं है। अगर आप एक किराए के मकान में रहते हो और आपका बच्चे की मुस्कान अगर आप देखते हो, और आप सो पा रहे हो और 2 रोटी बढ़िया से अच्छे से खा पा रहे हो, और कोई साइड वॉल्यूम, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, प्रॉब्लम, पेन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो इससे बढ़िया हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी जीवन में हो नहीं सकती। और अगर आप बहुत बड़े घर बना रहे हो, उसमें आप 20 साल ख़राब कर रहे हो, और बच्चा आपका ड्रग्स में है, या बच्चा आपका सक्सेसफुल नहीं है, और सक्सेसफुल है लेकिन हैप्पी नहीं है, और सक्सेसफुल तो है बट उसको शांति नहीं है, आपके पास नहीं है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, आपको वो रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो जीवन को समझें, ये लाइफ क्या है, हम सबकी 2 चीज़ें क्लियर हैं, जन्म और मृत्यु। इसके बीच में आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में मूल्य होना चाहिए, जीवन का मूल्य होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सफलता होनी चाहिए। सफलता का मतलब पैसा ही नहीं है, पैसा भी है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को संभालें, खुद को संभालें, जीवन को जिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और आपसे फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, ठीक है। आज मेरे साथ थे डॉक्टर मुकुल शर्मा, जिन्होंने समाज के कई मुद्दों पर बात की और हमें बताया कि किस तरह से हमें सामाजिक मूल्यों को समझना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे आपके साथ, देखते रहिए HNN 24।